अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओ बॉक्स गोल्ड का मार्केट रैप अप है ये। आज के मार्केट रैप अप में हम आपको लाइव ट्रेड्स लगा के देंगे यूरो, पाउंड और गोल्ड में। एंड ये भी देखेंगे कि जो हमने कल के लाइव ट्रेड्स लगाए थे उनका क्या रिजल्ट आया। लाइव ट्रेड में जाने से पहले हम मार्केट की फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक कैलेंडर को देखेंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट को स्टडी करेंगे। करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम रशियन यूक्रेन वॉर को देखते हैं। रशियन यूक्रेन वॉर में हमारे पास दो अपडेट्स हैं। एक तो यूक्रेन और रशिया जो है वो स्टिल ईस्टर्न यूक्रेन में अपनी फाइट को जारी रखे हुए हैं और यूक्रेन भी काफ़ी टफ उनको रशिया को टाइम दे रहा है। इसके अलावा रशिया ने यूरोप के कुछ कंट्रीज़ नीदरलैंड एंड डेनमार्क पे गैस जो है वो बंद कर दी है और जर्मनी की भी कुछ कंपनीज को बंद कर दी है। ये वो कंपनीज थी जो कि रूबल्स में जिन्होंने पे करने से इनकार किया था। जैसे कि आपको पता है कि कल के दिन में यूरोपियन यूनियन ने पार्शल ऑयल बैन रशिया पे लगाया। जो ऑयल डिलीवरी सी के ज़रिए डिलीवर हो रहा है उस पर बैन है और जो पाइपलाइंस के थ्रू आ रहा है वो अभी भी उसकी ख़रीदारी चल रही है। तो रशिया ने उसके अगेंस्ट जो है तो यूरोप के नीदरलैंड और डेनमार्क पे जो गैस है वो बंद कर दी है। इसी तरह जर्मनी की एक दो कंपनीज पे भी उन्होंने उनको बेचना बंद कर दिया है। इसकी मेन वजह ये भी है साथ साथ में कि रशिया चाहता था कि वो रूबल्स में पे करे और ये कंपनीज रूबल्स में पे नहीं करना चाहते थे। चाइना से अगर हम देखें तो चाइना में बैंक्स ने कहा है कि उनके पास कैश की बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो है और जनरल पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो लेंडिंग उन्होंने बहुत कम की हुई है, वो बोरोइंग नहीं कर रहे। इसके साथ साथ शंघाई में जो है लॉकडाउन को ख़त्म करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शंघाई बहुत बड़ा सिटी है चाइना का। इसमें जब लॉकडाउन ख़त्म होगा और एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली वो चाइनीज़ इकोनॉमी के जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगी। ईरान में कल एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है खुमैनी के ख़िलाफ़ और ये एहतजाज इसलिए शुरू हुआ कि एक बिल्डिंग थी, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो गिर गई थी और उसमें काफ़ी हलाकतें हुई हैं। यूएस और यूके में किए गए एक और सर्वे में ये भी देखा गया है कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि क्रिप्टो करेंसी के सर्वे में हमें नया रिजल्ट्स के मुताबिक ना सिर्फ यंगस्टर्स इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड एज बेनिफिट्स के लिए एल्डर्स भी इसमें इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर की सबसे पहले हम बात करते हैं उन न्यूज़ की जो रिलीज़ हो गई है। सुबह ऑस्ट्रेलिया से 6:30 पे रिलीज़ हुआ है जीडीपी ग्रोथ रेट ईयरली एंड क्वार्टरली। ईयरली हमारे पास प्रीवियस 4.2 था, फोरकास्ट 2.9 है और एक्चुअल जो है 3.3 निकला है। इसी तरह जो क्वार्टर का रेट है वो रिवाइज्ड 3.6, फोरकास्ट 0.5 था और एक्चुअल 0.8। तो अगर हम जीडीपी के डाटा को देखें ऑस्ट्रेलिया से तो वो अपने प्रीवियस से तो कम निकला है लेकिन फोरकास्ट से बेहतर निकला है, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर मार्केट में अपने पीयर्स के जब ये न्यूज़ निकला तो अपने पीयर्स जो बाकी करेंसीज थी उसके मुकाबले में उसने थोड़ा सा स्ट्रेंथ किया, थोड़ा सा गेन किया। ठीक है, थोड़ा किया लेकिन गेन किया, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1%, 0.1% जो है वो उसने गेन किया। इसके अलावा हमारे पास 11 बजे है रिटेल सेल्स जर्मनी से। प्रीवियस नेगेटिव 2.7% और फोरकास्ट 4%। एनालिस्ट्स फोरकास्ट कर रहे हैं कि जीडीपी जर्मनी में रिटेल सेल्स जो है वो बढ़ी है। ठीक है, रिटेल सेल्स मतलब जो डायरेक्टली शॉप्स पे मार्केट्स में जो रिटेल होता है उसका क्या परसेंटेज रहा है। ठीक है, उसका इंडेक्स है तो ये बड़ा है। ठीक है, अगर ये फिगर 4% से ज़्यादा आती है तो आप यूरो में स्ट्रेंथ देख सकते हैं। अगर ये 4% से नीचे आती है तो यूरो में वीकनेस, इसलिए कि जर्मनी की इकोनॉमी जो है वो यूरो जोन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसी तरह हमारे पास यूरो एरिया से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है और यूके से हमारे पास ग्लोबल
CIPS मैन्युफैक्चरिंग PMI है, यूरोजोन का अनएम्प्लॉयमेंट है, और यूरोजोन से हमारे पास ECB प्रेसिडेंट लगार्डे की स्पीच है। अच्छा, PMI परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का मैं आपको बता दूं, ये एक सर्वे होता है जो तकरीबन इंडस्ट्री के जितनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के मैनेजर्स होते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं, उनसे कुछ सवालात किए जाते हैं रिगार्डिंग सप्लाई, रिटेल, सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल, लेबर, और फिर उसके मुताबिक उसको कैलकुलेट करके उससे एक फिगर निकाली जाती है। ये फिगर 50% इसका एक बेंचमार्क होता है। अगर 50 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि वो इंडस्ट्री बढ़ रही है, और अगर वो 50 से कम हो तो इसका मतलब है कि वो इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। जर्मनी का भी आ रहा है, यूरो का भी आ रहा है, और UK का भी मैन्युफैक्चरिंग PMI आ रहा है। ठीक है, तो अगर PMI का फिगर 50 से ऊपर आता है तो दैट मीन्स के वो इंडस्ट्री एक्सपेंड कर रही है, वो इफेक्ट पॉजिटिव देती है करेंसी के लिए। अगर वो 50 से नीचे आता है तो दैट मीन्स के नेगेटिव इम्पैक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सारों की 50 से ऊपर है, लेकिन जो फोरकास्ट है वो अपने प्रीवियस फिगर से कम है। अब कम की तरफ अगर एक चीज़ जा रही है तो दैट मीन्स के वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो देखेंगे कि इसकी न्यूज़ कैसी आती है। जैसी न्यूज़ आएगी उसी का उसका करेंसी पे इम्पैक्ट होगा। फिर हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स से है मॉर्गेज एप्लीकेशंस। मॉर्गेज एप्लीकेशंस मतलब है कि बैंक्स को कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं, गवर्नमेंट को कितने रिसीव हुए हैं कि घर मैं बना रहा हूँ और उसके लिए जो लोन है वो उसके लिए एप्लीकेशन जो होती हैं वो मॉर्गेज एप्लीकेशन कहलाती है। कितने रिसीव हुए मॉर्गेज एप्लीकेशंस, तो डेफिनेटली अगर ये मॉर्गेज एप्लीकेशन में इंक्रीज आता है तो दैट मीन्स कि जो बिल्डिंग की इंडस्ट्री है, हाउसिंग की इंडस्ट्री है, सेल परचेज है, वो ज़्यादा बढ़ गई है। पॉजिटिव इकोनॉमी के लिए ये एक साइन है जिसका करेंसी पे भी वही इफेक्ट होता है। लेकिन अगर एप्लीकेशंस मॉर्गेज की कम हो जाती हैं तो दैट इज़ नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी, और उसका करेंसी पे भी वही इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास बड़ी न्यूज़ है वो है बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। ये जो कैट को ट्रेड करते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस 1% था इंटरेस्ट रेट, अब 1.5 फोरकास्ट किया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये 1.5 ही आएगा, इसलिए कि मार्केट ऑलरेडी इसको प्राइसिंग भी कर चुकी है। जब ये रिलीज़ होगी उस वक्त आपको थोड़ी सी मूवमेंट नज़र आएगी, लेकिन ओवरऑल जो कैनेडियन की प्राइस है अगेंस्ट डॉलर, अगेंस्ट बाकी करेंसीज, वो ऑलरेडी मार्केट में प्राइसिंग हो चुकी होती है। ठीक है, तो अगर 1.5 नहीं आती, ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर स्टोरी चेंज हो जाती है। लेट सपोज अगर वो मेंटेन करते हैं 1% पे, तो फिर आप कैनेडियन डॉलर में वीकनेस देखेंगे, और अगर वो 1.5% से ज़्यादा बेंचमार्क कर देती है तो फिर आप देख सकते हैं कि कैनेडियन डॉलर में स्ट्रेंथ की पॉसिबिलिटी है। US से अगर हम बात करें तो US में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग PMI है, ISM, ये भी सेम जैसे मैंने आपको बताया, परचेजिंग मैनेजर्स। कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग मंथ ऑन मंथ है, कंस्ट्रक्शन पे कितना स्पेंड हो रहा है ये सर्वे उसको बताता है कि US की इकोनॉमी में कंस्ट्रक्शन पे कितना स्पेंड हुआ है और उसमें परसेंटेज में कितना इजाफा या कमी हुई है। फिर स्पीचेज हैं हमारे पास विलियम्स और बुलार्ड की, जो ये फेडरल रिजर्व के मेंबर हैं, और आखिर में हमारे पास आता है बेच बुक। बेच बुक जो है ये बेसिकली साल में 8 दफ़ा रिलीज़ होता है, और बेच बुक में ये बेज कलर की एक बुक होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेच बुक। एंड ये जो बैंक्स एंड ब्रांच डायरेक्टर्स हैं वो सबमिट करते हैं रिपोर्ट्स आफ्टर इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब वो इकोनॉमी को देखते हैं, फिर इंटरव्यूज़ करते हैं, फिर उनका जो भी एनालिसिस होता है वो उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं और वो FOMC और फेडरल रिजर्व को सबमिट करते हैं। ठीक है, तो इसको बेच बुक कहा जाता है। ये आप ऐसे कह लें कि ये बैंक्स की तरफ से जो रिपोर्ट होती है FOMC को या फेडरल रिजर्व को रिगार्डिंग इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह वगैरह, तो ये वो रिपोर्ट होती है। और इस रिपोर्ट को इकोनॉमिस्ट इसलिए देखते हैं कि उनको एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि बैंक्स जो हैं, लोकल बैंक्स जितने भी US के बैंक्स हैं, उनका इकोनॉमी के बारे में क्या ख्याल है या
क्या समझते हैं वो। यूरो यूएसडी की अगर बात करें हम, तो यूरो यूएसडी कल उसने इस पॉजिटिव ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ा और तकरीबन 1.0780 तक आया और फिर वहाँ से ये वापस रिटर्न किया और उसकी क्लोजिंग ही 1.0735 या 40 पे तक इसने क्लोज किया, जो कि इसकी प्रीवियस डे के ओपनिंग से ऊपर था। आज अभी ये ट्रेड कर रहा है 1.0711। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास यूरो यूएसडी में 1 आवर चार्ट में क्या हमारे पास सेटअप है और क्या पॉसिबल है। अच्छा, जो हम समझते हैं तो यूरो यूएसडी आज के दिन में कंसोलिडेट करेगा और वो 1.067 और 1.0760 इस 100 पॉइंट 150 पॉइंट के दरमियान रहेगा। अगर हम कल की देखें तो कल हमने आपको एडवाइस किया था, कल यहाँ पर थी ट्रेड में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। कल यहाँ पर मार्केट थी और हमने आपको एनालाइज किया बताया था कि मार्केट यहाँ से या थोड़ा ऊपर से नीचे आएगी ऑलमोस्ट 1.0700 तक। ठीक है, ये हमने आपको कल सेटअप 2 बताए थे, जिसमें से पहले वाले जो था हमारा वो मैच्योर हो गया। मार्केट थोड़ा सा ऊपर की है, इस लाइन को ब्रेक किया है, इस पॉजिटिव ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और फिर इसी से नीचे सीधा आई 1.0680 या 75 तक इसने लो बनाया, फिर यहां से अब्रप्टली इसने वापस कर। ठीक है, तो आज के दिन में हम क्या रेकमेंड करते हैं? हम आज के दिन में रेकमेंड करते हैं कि मार्केट इन्हीं 2 पॉइंट्स के दरमियान रहेगी। ठीक है, पहले तो ये कोशिश करेगी थोड़ा नीचे आने की, सबसे पहले अटेम्प्ट करेगी ये 1.0700 को, फिर उसके बाद ये अटेम्प्ट करेगी 1.0675 तक। ठीक है, ये 2 इसके अटेम्प्ट की कोशिश होंगे, या ये 0700 से वापस जाएगी या ये 0675 से ऊपर जाएगी। दोनों केसेस में अगर इसने ब्रेक किया तो फिर ये और नीचे जा सकती है 65 तक। ये मैं इसको डॉटेड कर रहा हूं कि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, बेसिकली मेरा बिलीव ये है कि मार्केट में आपको एक ही साइड पे होना बेहतर है। अगर आप डबल माइंडेड होंगे तो आपके डिसीजंस बेहतर नहीं होंगे। ठीक है, तो यूरो यूएसडी के लिए आज के दिन के लिए 1.0670 से ऊपर बाइंग है। ठीक है, डिप्स पे बाई करें, 30 मिनट पे बाई करें, 1 आवर पे बाई करें, 15 मिनट पे बाई करें। अगर 1.0675 को नीचे ब्रेक कर गई तो फिर आप रैली को सेल करें। ठीक है, ये आपके लिए यूरो यूएसडी के लिए आज का गेम प्लान होना चाहिए। 1.0675 से ऊपर अगर मार्केट रहे, कहीं भी आपको रिवर्सल के साइन कैंडलस्टिक पे नजर आए या आपको चार्ट पैटर्न पे कोई, उस पे आप बाइंग कर सकते हैं। 1.06 से नीचे रहा तो आप सेलिंग कर सकते हैं। पाउंड के चार्ट में सबसे पहले हम डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि पाउंड ने जो है वो अपना पॉजिटिव ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ और ज़्यादातर इसका रुझान अब सेल की तरफ ही है। उसने कल भी ऐसे किया था कि एक लो बनाया और फिर लो के बाद ऊपर यूरो यूएसडी की तरह वो वापस काफ़ी अपनी ओपनिंग के साथ क्लोज हुआ है। आज मार्केट सेलिंग में है और नीचे की तरफ जा रही है। 1 आवर चार्ट पे देखते हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबल सेटअप्स है। अच्छा, कल का अगर आप देखें तो हमने आपको बताया था कि ये यहाँ पोजीशन पे थी 1.26 के 20 के लगभग हमने आपको सेलिंग का कहा था और हमारे पास जो एरिया थे वो 1.2585 और 1.2567 जो था वो क्रिटिकल एरिया था। तो वो 2567 के बजाय उसने 1.2560 तक उसने नीचे गया, फिर वहां से ये वापस ऊपर गया। ठीक है, तो
आज क्या पॉसिबिलिटी है, आज ज़्यादातर पॉसिबिलिटी उसकी डाउन की तरफ ही है। अटेम्प्ट करेगा ये अपने कल के लो को, ठीक है, अटेम्प्ट करेगा ये अपने कल के लो को, लाजमी करेगा। कोशिश इसकी होगी इसको पहुंचने तक, लेकिन इसको कर दो। क्वेश्चन ये होता है कि ये इसको ब्रेक करने में कामयाब होता है या नहीं, ठीक है। अगर ये इस लेवल को 1.2560 को नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है तो फिर हमारे पास नीचे के लेवल्स 2500, ठीक है, एंड 2480 पॉसिबल है। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं करता तो फिर हमारे इसके वापस ऊपर जाने के चांसेस हैं 2600 तक या 2620 तक, ठीक है। और अगर 2620 को भी ऊपर क्रॉस कर गया तो फिर 2641 या 40, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉसिबल ट्रेड सेटअप्स हैं। ज़्यादातर प्रेफर्ड कौन सा है हमारे पास, नीचे वाला। हम ज़्यादातर कर रहे हैं कि ये नीचे की तरफ इसको ब्रेक करेगा। इसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ ताकि हमें कल याद रहे कि हमने आपको क्या रेकमेंड किया था और एक्चुअल में क्या हुआ, ठीक है। एग्जैक्ट पोजीशन से मैंने एरो लगा दी है। ये जब मार्केट मूव होती है तो फिर थोड़ा बहुत हिल जाता है, लेकिन होता इधर ही है। तो ये हमारा करंट पोजीशन से सेलिंग है। टारगेट 2560 है। 2560 को अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर हमारे पास नीचे 2500 टारगेट है, ठीक है। ये हमारे पास पाउंड के लिए आज सेटअप हो गया। दो पैटर्न जिसमें मैं आपको यूरो यूएसडी पे भी बताना भूल गया। इसमें देखें पेनेंट, ठीक है, पेनेंट शेप क्या होता है कि प्राइस पहले ऊपर जाती है और फिर एंड पे वो एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है झंडे की तरह, ठीक है। रिवर्सल साइन है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर इसने जब क्रॉस किया तो ये रिवर्स हो गया। इसी तरह अगर आप यूरो यूएसडी देखें तो यूरो यूएसडी में हायर वेज, ठीक है, ये नीचे वाला आप थोड़ा सा रिमूव कर दें तो ये हायर वेज, ठीक है। पीछे वाले एंड इसके बड़े, आगे छोटा बन रहा है, वो भी रिवर्सल है। जैसे ही उसको ब्रेक किया उसके बाद इसने नीचे की तरफ आ गया। अब ब्रेक तो कर लिया है उसने, अपना सेलिंग भी कर लिया। चूंकि ये 1 आवर का है तो ये इस तरह नहीं है कि इसने कर लिया तो अभी नीचे ही जाएगा। चूंकि 1 आवर का चार्ट लिमिटेड होता है तो ये कल के दिन के लिए इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और फिर उसी वेज से ही ये इसने एज अ रेजिस्टेंस उसको यूज़ करके फिर मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देता हूँ। ब्रेक किया ये और फिर नीचे, ठीक है, इसी को इसने यूज़ किया। तो ये आपके लिए एक वेज का वो है। दो पैटर्न्स मैंने आपको बताने थे, वेज और ट्रायंगल्स। ये 4 पैटर्न्स में आते हैं और काफ़ी मुफीद पैटर्न्स, इनको ज़रूर आप देख लीजिएगा। हमने इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो भी हमारी अवेलेबल है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है कल डाउन रहा है 1852 से, ये आ गया था 1835 के और अब जो है वो 1830 पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, डेली चार्ट में तो क्लियरली इसका एक शॉर्ट से मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हमें लग रहा है। चलते हैं 1 आवर पे और देखते हैं कि हमारे पास कल हमने क्या प्रेडिक्ट किया था हुआ। अच्छा, कल हमारे पास 1853 बेंच था। 1853 जो था वो हमने कहा था कि इससे ये थोड़ा सा ऊपर जाके दोबारा नीचे की तरफ आएगा 1840 तक, लेकिन मार्केट जो है वो 1860 तक नहीं जा सका, 57 से ही रिटर्न कर गया, ठीक है। ये मुमकिन इसलिए होता है कि इसका आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि देखिए एग्जैक्ट फिगर्स प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। हमने 60 इमेजिन किया था, लेकिन वो 57 से रिटर्न कर गया और फिर उसके बाद इसने नीचे गया और 1845 तक इसने कुछ ही घंटों में इसने क्लियरली वो किया। फिर उसके बाद एक और अटेम्प्ट इसने की दोबारा और वो फिर 1857 से थोड़ा और शॉर्ट उसने स्टॉप किया। ये उसी लेवल पे था जहाँ पर इसका एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन आ रहा था और वहाँ से ये दोबारा नीचे गया है 1840 तक, फिर 1835 तक और आज ये 1830 में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अगर आज की दिन की बात करें हम तो आज जो है
गोल्ड इसी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट यूएस ओपनिंग तक, ठीक है, एटलीस्ट यूएस की मार्केट की ओपनिंग तक इसको और थोड़ा सा नीचे ये जाएगा। और जो लेवल हमारे पास आ रहे हैं वो है 1822 और उसके बाद 1817 और 12, ठीक है, ये हमारे पास लेवल्स आ रहे हैं। सो बेसिकली पॉसिबिलिटी क्या है कि गोल्ड यहाँ से 1830 से एक अटेम्प्ट करेगा 1822 पर, और फिर अगर 1822 को ब्रेक कर गया तो फिर आगे जाके ये 1812 तक, ठीक है, ये दो इसके नीचे के टारगेट्स हैं। अप साइड इसका थोड़ा सा लिमिटेड है, डेफिनेटली थोड़ा करेक्शन ज़रूर होता है, पॉसिबल कि ये थोड़ा सा ऊपर जाके 1835 को दोबारा अटेम्प्ट करे और वहाँ से फिर ये नीचे की तरफ अपना दोबारा कंटिन्यू करे, ठीक है। ये इसका मेन पैटर्न रह सकता है आज के दिन के लिए, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो गोल्ड को तो इसमें आपके लिए 1835 पे सेलिंग जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छी पोजीशन मिल जाएगी या उसके आसपास, ठीक है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा, और टारगेट आप 1822 करें, ठीक है। तो गोल्ड में हम करंट पोजीशन या 1835 इंडेक्स के दरमियान आपको कोई भी पोजीशन मिल जाए आप उसको सेल करें, आप उसको सेल करें और 1822 को टारगेट रखें। गोल्ड में आपके लिए 10-15 पॉइंट अचीव करना डेली, ये एक अच्छी वो होती है, ज़्यादा लालच ना कीजिएगा। और अगर आपको 10-15 पॉइंट मिल गए हैं गोल्ड में तो वो आप उसको उस दिन के लिए आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। लास्ट हमारे पास क्रूड ऑयल है। स्पॉट ऑयल के चार्ट पे हम एनालिसिस करते हैं। बाकी जितने भी ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या ब्रेंट है वो इसके साथ ही होते हैं, बस $1-2 का फ़र्क होता है। तो इट डजंट रियली मैटर कि आप किस पे एनालिसिस करें। ऑयल की मूवमेंट जो होती है स्पॉट की, WTI स्पॉट और WTI ब्रेंट, और फ्यूचर स्पॉट एंड फ्यूचर्स WTI एंड फ्यूचर्स ब्रेंट जो है वो दोनों चारों जो है वो उनकी मूवमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है। तो डजंट मेक डिफरेंस। अच्छा, अगर हम कल का दिन बात करें तो कल 118 पे इसने हाई किया और उसके बाद क्लोजिंग जाके 113 के पास की और आज भी 113 के लगभग ट्रेड कर रहा है, ठीक है। हमारा कहना है कि कल के लो को अगर ये ब्रेक कर गया तो ये नीचे की तरफ ही इसका ज़्यादा रुझान रहेगा। 1 आवर में देखते हैं पहले कि हमने कल क्या प्रिडिक्ट किया था। कल हमारे पास डाउन ही था और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कौन से लेवल है, ये जो इसका कल का लो है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल, ठीक है। अगर इसके लो को ये ब्रेक कर जाता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बहुत अच्छे हैं कि इसको ब्रेक कर जाएगा 112.90, ठीक है, या 113 कर लें। 113.5-10 से लेके 112.90 के दरमियान इसको एक रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक कर गया तो डेफिनेटली ये 111.90, 111.50, $111 पर बैरल तक नीचे आने के इसके चांसेस अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। मैं क्रूड ऑयल में और कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। हमारा ज़्यादातर हमारा ख्याल यही है कि क्रूड ऑयल जो है उसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड है चार्ट्स के मुताबिक और ये इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और 111 और 110 तक जाने के चांसेस है। कहाँ पर सेल करें? आपके पास अपर में 114, 17 और ये पॉइंट्स हैं जहां से आपको सेल मिल जाए तो बेहतर है, ठीक है। ये अगर यहाँ से सेल करते हैं छोटे वॉल्यूम से लगाएं ताकि अगर ये वापस ऊपर जाए
तो आपको थोड़ा सा कवरेज मिल जाए, आप फिर 114 पे दोबारा एक छोटी सी लॉट लगा के उसको एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर वेट करते हैं तो थोड़ा सा इसको ऊपर जाने दें। 113 23 24 पे फिर रहा है, तो मे बी 113 70 50 आपको मिल जाए, वहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं। दोनों स्ट्रेटजीज आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेली डजंट मैटर। लेकिन सेलिंग प्रेफर्ड है ऑयल में, बाइंग इस वक्त जो है तो थोड़ा सा टेक्निकल के लिहाज से बाइंग रिकमेंडेड नहीं है। अब ऑयल का मैं दोबारा बता दूं कि रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल का टेक्निकल एनालिसिस करना मुश्किल है, फंडामेंटल काफ़ी प्ले करते हैं। लेट सपोज मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से ऑयल का ऊपर जाना जो है वो सपोर्ट कर रहा हो, तो वो उसको पुश कर देगा। जैसे कि कल भी हमने आपको बताया था कि कल ऑयल का ज़्यादातर रुझान बाइंग में था, लेकिन चूंकि दुनिया में जो ख़रीदार है वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। वेस्ट यूएस और यूरोप ये कोशिश कर रही है, इवन चाइना भी इंक्लूडेड, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो कोशिश कर रही है कि ऑयल की प्राइस को कंट्रोल किया जाए, बिकॉज ऑयल की प्राइस की वजह से पूरी ग्लोबली एक इन्फ्लेशन का रिस्क है, ठीक है, आया हुआ है। तो ये सबको तो वो उनकी कोशिश, वो कुछ इंटरवीन कर सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट रिवर्स कर सकते हैं। और यही हुआ ऑयल में, यही हुआ, इंटरवीन हुआ और ऑयल की प्राइस 118 से नीचे वापस 113 112 तक ले आए हैं। मेरे ख्याल से करंटली जो की प्लेयर्स हैं उनको ऑयल की यही नज़र आ रहा है कि 110 के लगभग प्राइस को मेंटेन किया जाए, तो ये ग्लोबल सिचुएशन के लिए मुनासिब प्राइस है। बेस्ट प्राइस तो नहीं है लेकिन मुनासिब है, ठीक है। तो ये ऑयल का सिनारियो है, इसको थोड़ा सा एहतियात से ट्रेड करें और छोटे वॉल्यूम्स में ट्रेड करें। ट्रेडर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी कंपनी ओबॉक्स गोल्ड जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की मेंबर भी है और SCCP से एज अ ब्रोकर रजिस्टर्ड है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग्स के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता करें। हमारे नुमाइंदा सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स वक्त पर पहुंचे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।